बढ़ेंगे अगले सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन में वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जेईई एडवांस 2023 के सॉल्यूशंस पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं यहां पर डिस्कस कर रहे हैं हम। पहला सवाल क्या है इस सेक्शन में, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के ऊपर बेस्ड हर बार जेईई एडवांस वाले दो सवाल पूछते ही मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इस बार भी आपको एक सवाल इक्वेशन बेस्ड और एक सवाल डायरेक्टली आपके मैट्रिसेस एंड उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है देखते हैं यहाँ पे, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। लेट M equals this matrix Ij belongs to 1 to 3 be the 3 by 3 matrix such that Aij equal to 1 if j plus 1 is divisible by I। इंटरेस्टिंग। अदरवाइज Aij equal to 0। तो मैट्रिक्स सबसे पहले आपको फॉर्म करना है। Aij का मतलब आपको आना चाहिए, वो चीज आपको आती है इनिशियल फ्यू लेक्चर्स में हम पढ़ लेते हैं ये सारी चीजें। उसके बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन्वर्टिबल की कुछ बात कर रहा है दो ऑप्शंस में, फिर कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स वन बाय वन। वन बाय वन, यस। सबसे पहले क्या चीज है यहाँ पे, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म करने की जरूरत है हमें। M इज इक्वल टू मैट्रिक्स Aij, जहां पे Aij की दो पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 इन टू डिफरेंट केसेस। कब है 1 1 व्हेन j plus 1 इज डिविजिबल बाय I दिस केस में, और अदरवाइज इट इज 0, अदरवाइज इट इज 0। ठीक है भाई। तो M मैट्रिक्स अगर मैं देखूं, M मैट्रिक्स किस तरह का दिखेगा, लेट्स टेक अ लुक एट द मैट्रिक्स M। J plus 1 इज डिविजिबल बाय I। I की वैल्यूज पॉसिबली 1 2 3 है। Aij, I इज द रो नंबर 1 2 एंड 3। तो 1 के केस में 1 से तो सब कुछ ही डिविजिबल है, हाँ 2 3 4 सब कुछ डिविजिबल है, तो इधर तो सारी की सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, राइट। अच्छा 2 से क्या क्या डिविजिबल है ये ध्यान दीजिए। J plus 1 की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबिलिटी। J की वैल्यू 1 2 3 है, तो J plus 1 की वैल्यू 2 3 4 है, और 2 से डिविजिबल 2 और 4 वाली वैल्यूज 2 से डिविजिबल है, ये वाली नहीं है, लेट इट बी। व्हाट अबाउट 3? I की वैल्यू अगर 3 ले ली जाए, J की वैल्यू 1 2 3 होगी, 2 3 4 में से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है? ये 3 वाला नंबर 3 से डिविजिबल है, therefore this is 1, rest 2 are 0। ये मेरे पास मैट्रिक्स M दे रखा है। अच्छा मैट्रिक्स M आ गया, तो सबसे पहले M इज इन्वर्टिबल, M माइनस 2i इज इन्वर्टिबल, ये तो आसानी से चेक किए जा सकते हैं, राइट। यहां से आई कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ M की वैल्यू क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ M की वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ M इस रो के अलोंग एक्सपैंड कर देंगे। यहां पे इस पर्टिकुलर रो में -1 आएगा सबसे पहले, हाँ, एंड 1 -1, अच्छा 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, नहीं ये इन्वर्टिबल नहीं है। M इज इन्वर्टिबल, नो M इज नॉट इन्वर्टिबल। व्हाट अबाउट M minus 2i देन? I मैट्रिक्स क्या होता है? 1 1 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो M minus 2i सबसे पहले फॉर्म कर लो। तो बाकी सब एलिमेंट्स 1 1 1 1 0 1 ये तो एज इट इज रहेंगे। यहां पे क्या आएगा? -2 कर दीजिए, 1 minus 2 इज -1 -2 -2, ये बनेगा हमारे पास। दिस इज द कंप्लीट मैट्रिक्स ओवर हियर M minus 2i। इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ M minus 2i, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। किसके अलोंग एक्सपैंड करना चाहेंगे? वैसे तो एक कोशिश है हमारी कि भी हम जीरोस क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे -1 +1, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर 0 क्रिएट हो जाएगा, या ऊपर वाली रो को एज इट इज रहने दीजिए, -1 1 1, इसको इसमें जोड़ दीजिए, दिस विल बी 0, -2 + 1 विल बी -1, 1 + 1 विल बी 2, एंड दिस इज 0 1 -2, 0 1 -2, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। दिस इज व्हाट ये है, 0 1 एंड -2, लास्ट वाला 0 1 एंड -2 है। हाँ भाई देखिए ध्यान से, 1 -2 और 1 इसका तो ध्यान रख लिया आपने, लास्ट वाला 0 1 -2 एज इट इज है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम के अलग एक्सपैंड करते हुए, दिस इज -1 टाइम्स 2 -2, अच्छा 2 -2 ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है। उसने कहा दिस इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नहीं, इन्वर्टिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वन और मोर देन वन का क्वेश्चन है, ए और डी दो इनकरेक्ट हो गए हैं, हो सकता है बाकी दोनों सही हों, और जैसा हम देखेंगे कि भी कोई सा एक ऑब्वियसली सही होगा। जे एडवांस में वैसे जब वन और मोर देन वन जब से वो पूछने लगे हैं, रेयरली हैव वी फाउंड क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, रेयरली। हाँ एक आध बार हुआ है जब क्वेश्चन में भी कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया था तब हुआ है, बट कम से कम दो ऑप्शंस तो वो करेक्ट देते ही देते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द अदर टू ऑप्शंस। एम की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है और उसने कहा देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ये सच दैट m टाइम्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू -a1 a2 a3। तो m मैट्रिक्स सबसे पहले ये तीन जीरोस हैं, इसका ध्यान रख लें, और m के साथ a1 a2 a3 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। m के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, m क्या है हमारे पास? 1 1 1 1 0 1 0 1 0। सो m के साथ अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया a1 a2 a3 को, तो क्या मिल रहा है? उसने कहा कि भी आपको ये मिल जाना चाहिए क्या? -a1
माइनस A2 माइनस A3, और क्या ऐसा कोई A1 A2 A3 वाला मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है? देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। उसने कहा कि देयर एग्जिस्ट, भाई अगर एग्जिस्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो भी देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सबसे पहले मेरे को जो पहली इक्वेशन मिलती है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट्स कंपेयर करते हुए A1 प्लस A2 प्लस A3 is equal to minus A1. That's the first equation. The next one is A1 and A3 का sum, A1 A3 is equal to minus A2, ये मिलता है। और तीसरी इक्वेशन A2 is equal to minus A3, ये मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, A2 is equal to minus A3, या फिर A2 plus A3 0 है, यहाँ से A3 plus A2 plus A1 0 है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो मुझे मिलेगा सबसे पहले A1 की वैल्यू 0, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 0 है, और A2 प्लस A3 0, मतलब A1 जो सिंपली A1 बच गया उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर A1 0 है तो यहां से A1 0, A2 प्लस A3 0 आ रहा है, तो इसके अलावा जो कंडीशन मिल रही है वो क्या है? A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। माइंड यू, भले ही तीन इक्वेशंस हैं, बट तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तीनों इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होती है तो A1 A2 A3 की शायद अलग अलग वैल्यूज में निकाल पाता, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे A1 तो अलग यूनिकली निकल गया, बट A2 A3 में एक रिलेशन निकला है, A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 0। जितने भी केसेस में A2 प्लस A3 0 हो रहा होगा वो सारे केसेस इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सवाल उठता है कितने हो सकते हैं? उसने कहा नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकता है क्या? एक सोल्यूशन होगा 0 0। उसने कहा 0 0 वाला नहीं चाहिए भाई, नॉन जीरो चाहिए। A1 0 गया ना, ये दोनों 0 चाहिए, साथ में नहीं चाहिए। तो बहुत सारे केसेस ले लो, 1 माइनस में ले लो, 2 माइनस 2 ले लो, 3 माइनस 3 4 माइनस 4, बहुत सारे केसेस हैं, मेनी केसेस जिसमें नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स नॉन जीरो होगा। हाँ, नॉन जीरो होगा तो देयर एग्जिस्ट, हाँ भाई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अच्छा, फिर आगे कह रहा है देयर सेट X बिलोंग्स टू R3 mx इक्वल्स टू 0। R3 मतलब x y z, इस तरह से बात कर रहे हैं अपन। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, उसको R3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो तीन कोऑर्डिनेट्स x y z की बात करें तो mx का प्रोडक्ट 0 हो जाए, इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर 0 ये मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू दिस नल मैट्रिक्स। अगर ऐसा है नल कॉलम मैट्रिक्स तो द सेट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह की बात कर रहा है कि भाई इसमें भी कुछ और एग्जिस्ट करे, इसकी बात कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। mx की बात मैं करूं तो दिस इज 1 1 1 1 0 1 0 1 0 के साथ if I take x y z, this is the column matrix, ये अगर ऐसा ले लिया जाए तो अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए, ध्यान दीजिए 0 हो जाए this, तो उस पर्टिकुलर केस में x y z की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज निकल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई गेट इज, एक इक्वेशन बनेगी, पहला रो मल्टीप्लाई विद दिस x प्लस y प्लस z इक्वल्स दिस 0, देन यू हैव x प्लस z equals again 0, and then you have simply y equals 0, this। तो y इक्वल टू 0 अगर इसमें भी डाल दिया तो यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब यही दो इक्वेशंस मिल रही है। हाँ, y इक्वल टू 0 तो ठीक है, बट x प्लस जेड इक्वल टू 0 से क्या पता चलता है? ये तो एक रिलेशन है x और z में, और x और z की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। हाँ, जरूरी थोड़ी सिर्फ 0 0 हो, उसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं हाँ, यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि आपको 0 0 0 वाला केस के अलावा और भी केसेस मिले। यस, दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ पे और भी केसेस मिले। द सेट दिस इज नॉट इक्वल टू सिंपली 0, इसके बराबर नहीं है, और भी ज्यादा केसेस हैं इसमें, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अच्छा, तो इसके बराबर नहीं है, बस इतना सा। हाँ, इसके बराबर नहीं है, उसके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं। कंप्लीटली एग्रीड विद दैट। यस, सो ऑप्शन बी के साथ साथ ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपने पहले ही चेक कर लिए थे, दोज आर इनकरेक्ट। B and C are correct over here in this particular question, as you can see over here. By the way, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में कई बार घुमाने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी की बात की जाए तो इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई बहुत हाईफाई चीज इसमें नहीं लग रही है, कोई घुमाने फिराने की कैलकुलेशंस भी नहीं लग रही है सच, एक्सेप्ट फॉर अगर आपने मैट्रिक्स M ढंग से फॉर्म कर लिया है, जो कि इन कंडीशन सिर्फ यहीं पे घुमा रहा है, J+1 इज डिविजिबल बाय I। अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाए इसमें तो फिर दिक्कत होगी। बाकी अगर आपने मैट्रिक्स M ढंग से बना लिया है तो उसके बाद के कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है। M इज इनवर्टिबल, M-2 इज इनवर्टिबल, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, राइट? दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू। डिफिकल्टी रेटिंग अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी रेटिंग रहेगी 5। कैलकुलेशंस हैं इसमें, 3 4 4 मैट्रिक्स आपको सॉल्व करने हैं, तो इनफ कैलकुलेशंस, बट अदर देन दैट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, राइट? दैट्स ऑल दैट यू हैव इन दिस क्वेश्चन। और बढ़ते अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन से? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है कॉम्प्लिकेटेड सा, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इन्वॉल्व है। हाँ, और फिर आगे आपसे पूछ रहा है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये सारी की सारी चीजों के बारे में आपको कमेंट करना है यहाँ पे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे, प्लीज ऑब्जर्व।
जो फंक्शन मुझे दे रखा है fx इक्वल टू, उसमें जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है तो एक इच्छा होती है मेरी, सबसे पहली इच्छा क्या होती है देखिए ध्यान से, कि 4x, अच्छा 0,1 बहुत लंबा चौड़ा इंटरवल तो है नहीं, छोटा सा इंटरवल है, अगर 4x को ब्रेक करेंगे तो 0 से 1/4, 1/4 से 2/4, 2/4 से 3/4, 3/4 से लेकर 1, ये अलग अलग इंटरवल्स में आप बहुत आराम से इस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, राइट, एंड अलग अलग डेफिनेशंस हो जाएंगी। लेट्स ट्राई टू डू दैट। फंक्शन fx क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/4, 0 पे ओपन है, 1/4 पे भी ओपन रखिए, 1/4 जब हो जाएगी वैल्यू तो 4x विल बी इक्वल टू 1 इन दैट केस, और वहां पे इक्वालिटी कुछ यहां पे चाहिए मुझे, 2/4 या जिसको 1/2 बोल दिया जाए, फिर 2/4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3/4, 3/4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1। ये कंप्लीट इंटरवल है, चार अलग अलग डेफिनेशंस बन जाएंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x की वजह से। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में तो सिंपली 0 हो जाना है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x विल बी सिंपली 0, ये आसान है, राइट। फिर अगर इस इंटरवल में देखूं तो 4x की वैल्यूज 1 से लेकर 2 जा रही है, 1 पे क्लोज्ड है, 2 पे ओपन है, दिस विल बी सिंपली 1 टाइम्स ये कंप्लीट एक्सप्रेशन x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2, ये मिल जाएगा। 2/4 से लेकर 3/4 अगर देखें तो 2 से लेकर 3 वैल्यूज, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2 टाइम्स x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 है, और ये कितना है, दिस इज 3 टाइम्स x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2, दिस इज व्हाट यू हैव। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, दिस इज व्हाट यू हैव। अब आपने अगर अलग अलग फंक्शंस डिफाइन कर लिए, अलग अलग इंटरवल्स में फंक्शन डिफाइन कर लिया, तो उसके बाद ग्राफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और उसके बेसिस पे आप मैक्सिमम, मिनिमम, और यही नहीं डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह के बारे में कमेंट बहुत आराम से कर पाएंगे। लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए मुझे बेसिक ग्राफ किसका आना चाहिए, x माइनस 4 का, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1/2 का ग्राफ आना चाहिए। लेट्स बी अवेयर ऑफ दैट। पर्टिकुलर ग्राफ कैसा रहेगा भाई, 1/4 और 1/2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 1/4 एंड 1/2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे लिए। सबसे पहले इस पूरे क्यूबिक फंक्शन जो ये इतना सा है, इसके दो रूट्स, तीन रूट्स हैं, एक 1/2 है और 1/4 पे रिपीटेड रूट्स हैं। इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, हाँ, तो फंक्शन कुछ ऐसा जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और फिर यहाँ पे रिपीटेड रूट्स हैं तो यहाँ पे कर्व कुछ इस तरह का घूमेगा और फिर ऐसा चल जाएगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल हैव फॉर x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1/2। बट मुझे इस ग्राफ से मतलब नहीं है, मुझे इस fx का ग्राफ बनाना है, तो अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग ग्राफ की शेप्स किस तरह के दिखेंगे वो देख लेते हैं। एक 1/4 पे क्रिटिकल पॉइंट है, एक 1/2 पे है, एक 3/4 पे है और एक 1 पे है, ये अलग अलग केसेस हैं, राइट। फर्दर अगर मैं इस ग्राफ के साथ इसको कंपेयर करूं तो 0 से लेकर 1/4 इट इज प्रीटी मच सिंपल। 0 से लेकर 1/4 तक तो ग्राफ क्या है, सिंपली 0 है, यहां सिंपली 0 है। 1/4 पे ओपन है, हाँ कंप्लीटली एग्रीड। 1/4 पे क्लोज इधर आ रहा है, तो इधर जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन एज इट इज चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ चाहिए, इधर ये वाला ग्राफ, ये वाला पोर्शन चाहिए 1/4 से लेकर 1/2, हाँ 1/4 से लेकर 1/2। ये काइंड ऑफ जो क्यूबिक फंक्शन था वो यहाँ पे जीरो स्लोप की टैंजेंट दे रहा था, और वही टैंजेंट घूम के समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एंड घूम के फर्दर फिर यहाँ चला जाएगा, 1/2 पे चला जाएगा, कुछ इस प्रकार। अच्छा 1/2 पे ओपन है, ये 1/2 पे ओपन है। 1/2 के आगे क्या हो रहा है, 1/2 के आगे देखिए ध्यान से, ये पूरी की पूरी वैल्यूज एज इट इज इनटू 2 हो रहा है। अच्छा, इस 1/2 से लेकर 3/4 वाले फंक्शन में ये जो वैल्यूज हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इन सभी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। 3/4 पे जो भी आउटपुट था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ग्राफ पहले एक्चुअली मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा था, तो ये देख ले, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे कुछ ऐसा ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कुछ इस तरह का ग्राफ जाता हुआ दिखेगा, कुछ इससे ऊपर चला जाएगा। लेट मी जस्ट इरेज दिस पर्टिकुलर बिट एंड एक बार और इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। दिस हैज टू बी इरेज्ड, यस, टक ऐसा और फिर ऐसा और ऐसा 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 चला जाता, लेकिन अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऐसा जाएगा, यहां जाने के बजाय ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स। स्केल का ध्यान नहीं रखा है, बस यहां पे कुछ एक्स्ट्रा चला जाएगा। पहले स्मूथ ग्राफ होता अगर यहां पे डॉटेड चला जाता तो, ओके। 3/4 पे ये सर्कल ओपन हो जाएगा वंस अगेन। फिर 3/4 से लेकर 1 तक वैल्यूज 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ, तो ये वैल्यू पहले जब 2 से मल्टीप्लाई हुई थी यहां पहुंची, 3 से मल्टीप्लाई होकर यहां पहुंचेगी। अच्छा, तो ये ग्राफ इसके ऊपर से चालू करेगा, यस, और फिर और ऊपर चला जाएगा समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट अप टिल 1, अप टिल 1। अब अगर आपने ये ग्राफ ढंग से बना लिया है यूजिंग द आइडियाज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ्स हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व होने वाले ग्राफ्स कुछ इस तरह के दिखेंगे।
एक बार अगर आपने ये चीज इंश्योर कर ली है तो अब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बहुत आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं। किस प्रकार, देखिए ध्यान से, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एंड पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। लेट्स टेक अ लुक एट दोस थिंग्स ओवर हियर। आपने कहा कि भाई डिसकंटिन्यूअस कहां कहां है, तो डिसकंटिन्यूटी, अगर मैं डिसकंटिन्यूटी की बात करूं, डिसकंटिन्यूअस एक तो 3/4 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 तो इंटरवल में 1 पॉइंट तो है ही नहीं, 1 से 1 की दिक्कत नहीं है, 3/4 पे डिसकंटिन्यूअस है। 3/4 पे तो दिख रहा है, जंप दिख रहा है एज इट इज। 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये पॉइंट पहले गायब हुआ था और वापस उस अगले वाले रीजन में फिर से ये पॉइंट आ गया, तो यहां पे कंटिन्यूअस है, यहां पे भी कंटिन्यूअस है। 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे ओपन, 1 पे भी ओपन, कुछ इस प्रकार। तो डिसकंटिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, सिर्फ और सिर्फ 3/4 पे, और कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। नॉन डिफरेंशियबल कहां का है ये देख लो। नॉन डिफरेंशियबिलिटी सबसे पहले जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां तो नॉन डिफरेंशियबल होगा ही होगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जहां कंटिन्यूअस है, अब देखो ये बीच में स्मूथ कर्व है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 1/2 मुझे चेक करने की जरूरत है और 1/4 मुझे चेक करने की जरूरत है। और अगर आपने ग्राफ ध्यान से बनाया है तो आप डायरेक्टली ग्राफ देख के इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। किससे से? क्यूबिक का ग्राफ स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशियबल भी होता है। ध्यान दीजिए, जो 1/2 के आगे वाला पोर्शन है और 1/2 से पहले वाला जो पोर्शन है उसमें आपने कुछ इस तरह का काम किया है। 1/2 के पहले कोई और टेंजेंट आएगी, 1/2 के आगे कोई और टेंजेंट आएगी, मतलब टेंजेंट की स्लोप अलग अलग होगी। हाँ, तो 1/2 पे देयर विल बी एन इशू बिकॉज उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। हाँ, तो 1/2 पे देयर विल बी एन इशू एंड 1/2 पे द फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशियबल एज यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम हियर। What about this 1/4? 1/4 पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। 1/4 पे कर्व स्मूथ इस तरह से ट्रांजिशन कर रही थी। अगर मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों देखूं तो एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मिल रही थी, अच्छी बात है। तो अभी भी अगर इधर राइट हैंड साइड देखूं, राइट हैंड साइड इस पर्टिकुलर पार्ट को देखो 1/4 के इधर, तो एक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मिल रही है और लेफ्ट हैंड साइड में भी वही हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मिल रही है। अच्छा, दोनों ही तरफ सेम टैंजेंट मिल रही है। तो यहां पे फंक्शन प्रॉपर्ली डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशियबिलिटी का सवाल नहीं उठता। ये 2 पॉइंट्स ही हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी के, इसके अलावा और कोई नॉन डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट नहीं है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर है। अच्छी बात है, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। यस, दिस इज प्रीटी सिंपल। तो अब आप ऑप्शंस देख सकते हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी एंड फॉर डिसकंटिन्यूटी के। द फंक्शन f is discontinuous exactly at 1 point and 0,1. Discontinuous exactly at 1 point, yes, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। There is exactly 1 point and 0,1 at which the function f is continuous but not differentiable. ये तो डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल था, ये कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल था। ऐसा इकलौता पॉइंट है 1/2 एंड यस दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स। नहीं, 2 ही पॉइंट्स पे, मोर देन 3 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, बकवास। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज दिस। मिनिमम वैल्यू कहां आ रही होगी? मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है, कहीं तो यहां पे फंक्शन fx की। अच्छा, इसको कंपेयर कर लें तो ये इस इंटरवल में बेसिकली अपन इस क्यूबिक की बात करें। हाँ, तो इस इंटरवल में जो क्यूबिक का क्रिटिकल पॉइंट होगा ये वाला, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वहीं से मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस कंप्लीट फंक्शन की, बहुत आराम से। यस, सो लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग दैट मिनिमम वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन नाउ। ये -1/1/5/2 इसको वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या गलत है। सो फंक्शन क्या है हमारे पास, लेट्स ऑब्जर्व। फंक्शन क्या है हमारे पास, fx। अगर अभी हम fx के ऊपर फोकस ना करते हो, y इज इक्वल टू सिंपली x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1/2 के ऊपर फोकस करें और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें इन द इंटरवल। कहां? 1/4 से लेकर 1/2, हमने पता है ना कौन सा इंटरवल, 1/4 से लेकर 1/2 वाले इंटरवल में इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की जरूरत है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड। सो y प्राइम सबसे पहले निकाल लीजिए। डेरिवेटिव x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x माइनस 1/2 इज 1 प्लस x माइनस 1/2 एज इट इज है 2 टाइम्स x माइनस 1/4 एज इट इज है। दिस इज व्हाट विल गेट x माइनस 1/4 तो यहीं के यहीं है, और दूसरा वाला x माइनस 1/4 प्लस 2x माइनस 1, ये बन जाएगा 3x माइनस 5/4, 3x माइनस 5/4 ये बन रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव। सो x की दो क्रिटिकल पॉइंट्स, x की दो वैल्यूज, x इक्वल टू 1/4 आ रहा है जहां पे स्लोप 0 हो रही है, और x इक्वल टू 5/12 आ रहा है जहां पे स्लोप 0 हो रही है। दो पॉइंट्स जहां पे स्लोप 0 हो रही है, x इक्वल टू 5/12 ये होगा और x इक्वल टू 1/4 ये होगा। हमें पता है 1/4 पे स्लोप 0 हो रही है, रिपीटेड रूट्स है वहां पे। यस, अच्छा 5/12 हमारा वो वैल्यू है, वो वाला पॉइंट है जहां पे अपने को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सो वी आर इंटरेस्टेड इन y एट x इक्वल टू 5/12। दिस इज द पॉइंट दैट यू आर सपोज्ड टू फाइंड। क्या है भाई, 5/12 पे वैल्यू 5/12 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर करना है, 5/12 माइनस 1/2 करना है। सो 5/12 माइनस 1/4 को मैं 3/12 लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर 5/12 ठीक है, माइनस 1/2 को अपन लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी राइट इट एज, वी कैन राइट इट एज 6/12।
अच्छा, व्हाट इज दिस वैल्यू? 5/12 माइनस 3/12 इज 2/12. 2/12 इज 1/6, जिसका स्क्वायर कर दिया तो 1/36 बन रहा है. हाँ, ये कितना है? -1/12 बन रहा है. -1/12. 36 इंटू 12, अब 360 एंड 72. 5 and 2 तो नहीं जा रहा ना, 4 समथिंग जा रहा है. 360 एंड 43, 432. सो -1/432 जा रहा है. ये यहाँ नहीं जा रहा है. -1/5 नहीं, ये आ रहा है -1/432. दैट इज द मिनिमम वैल्यू. वो से भी नीचे कोई पॉइंट है, राइट? अच्छा, तो करेक्ट आंसर्स क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी गलत है, डी भी गलत है. सारी चीजें हमने चेक कर ली, एक एक पॉइंट जाके हमने चेक किया है. इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या है इस पूरे सवाल में वो देखिए. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको ग्राफ आसानी से बना सकते हो आप अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग डेफिनेशन लेते हुए. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से सिर्फ अलग अलग फैक्टर्स आएंगे नंबर यहाँ पे 1 2 3 और 0 की वजह से ग्राफ सिंपल हो जाएगा. 1 2 3 की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्सेप्ट फॉर जंप्स वगैरह का जो फर्क पड़ रहा है उसका ध्यान रखना है अपने को, राइट? एंड वंस वी डू दिस, एक बार ये ग्राफ बना ले. ग्राफ बनाना अपने आप में थोड़ा लंबा काम है, पर आप देखिए उतना लंबा भी नहीं है क्योंकि क्यूबिक आपको आराम से फैक्टराइज दे रखी है, फैक्टराइज्ड दे रखी है. तो आप ग्राफ बहुत आराम से बना सकते हैं और फिर उसके हिसाब से इसका ग्राफ बना सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन यहां पे क्या है, घुमाने का थोड़ा काम किया है, ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है. और मिनिमम वैल्यू के लिए फिर कैलकुलेशंस तो अच्छे से करवाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है. डिफिकल्टी रेटिंग की अगर हम बात करें तो दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 7 क्वेश्चन बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हियर. ये जो सॉल्यूशन मैंने आपके सामने पेश किया बहुत सिंपल शॉर्ट में मैंने कोशिश किया एज सिंपल एज पॉसिबल इसको बना दिया जाए. बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा है, गलती करने की कई पड़ाव पे बहुत ज्यादा संभावना है. जैसे ऑप्शंस में भी आप गड़बड़ कर सकते थे, इसमें there was huge amount of possibility in that, right? So difficulty level 7 question over that. इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल once again कुछ कैलकुलस से रिलेटेड. क्या है कि सवाल देखिए ध्यान से. लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शंस. ट्वाइस डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है. अच्छा, फ्रॉम r to r such that d2f by dx2, d2f by dx2, ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन 0 है. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन के बारे में क्या पता है आपको कि अपवर्ड फेसिंग इस तरह से है, कॉन्केव अपवर्ड से बंदे की बात. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, अच्छा -1, में ऐसा है, -1, में ऐसा है, इसके अलावा हमें नहीं पता. -1 से 1 में ऐसा है. फॉर f बिलोंग्स टू s बी द सेट ऑफ ऑल दीज, तो s ऐसे सभी फंक्शंस हैं, s में ऐसे सभी फंक्शंस हैं, f इसी में एक फंक्शन है. अच्छा, शब्दों की हेराफेरी देखो. क्वेश्चन लंबा बनाने का तरीका और क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इनपुट करके एक साथ बताने का तरीका क्या, इसी सेट में से एक फंक्शन f लिया. लेट xf बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स x बिलोंग्स टू दिस फॉर विच fx इक्वल्स x, fx इक्वल्स x को आपको सॉल्व करना है. अच्छा, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते थे. हाँ, -1 से लेकर 1, दे कुड हैव बीन मेनी फंक्शंस. -1 से लेकर +1. अच्छा, आपको y इक्वल टू x एक लाइन कह रहा है, y इक्वल टू x से भी मतलब है ये वाली लाइन, y इक्वल टू x वाली लाइन है ये, ठीक है. आपने कहा बहुत सारे फंक्शंस जो कि कॉन्केव अपवर्ड्स हो सकते थे, कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव अपवर्ड्स, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. दिस इज व्हाट द पर्सन सेइंग. तो आपने कहा xf बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच fx इक्वल्स टू x. fx इक्वल टू x कहां हो सकता है भाई? fx इक्वल्स टू x यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है. इस पर्टिकुलर केस में नहीं होगा fx इक्वल्स टू x, बस यही कह सकते हैं. हाँ, अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू. बेटा अगर आपने इतना सा कर लिया, अगर आपने इतना सा कर लिया कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, मुझे फंक्शन भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, मुझे सिर्फ इतना देखा कि फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड्स है और -1 से 1 के बीच में कॉन्केव अपवर्ड्स है. x इक्वल टू y इक्वल टू x वाली जो लाइन है उसको यहां पे इंटरसेक्ट कर सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. देयर कैन बी मेनी सच केसेस. बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं और उनमें से आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन y इक्वल टू x के ऊपर कमेंट करना है. उसने कहा फंक्शन f बिलोंग्स टू s सच दैट x बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स दिस. देन which of the following statements is or are true. ऑब्जर्व कीजिए, एक एक ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करके ढंग से एनालाइज करना है. There exists a function f belongs to s such that xf equals 0. अच्छा, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है such that number of points of intersection 0 हो जाए. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 0 हो रहे हैं. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में भी 0 हो जाएंगे जब आप -1 के 1 के अंदर तो कॉन्केव अपवर्ड्स है लेकिन इस लाइन को इंटरसेक्ट ना करें. कोई भी फंक्शन हो सकता है ना. हाँ, there can be any such function. Yes. So -1 से लेकर 1 ये लाइन है. एक फंक्शन ऐसा अगर हो गया तो कॉन्केव अप है. हाँ, कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है -1 से लेकर 1 में, लेकिन इसके साथ कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज 0. इट इज ओके, हो सकता है. हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है. देखो बनाया ना. यस. फॉर एवरी फंक्शन f वी हैव xf लेस देन इक्वल टू 2.
तो एक्सेप्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 0, 1 या 2, दोज आर द पॉसिबिलिटीज। 3 पॉइंट्स रखने की कोशिश करो। 3 पॉइंट्स अगर मान लीजिए चाहिए होते, ये वाली लाइन के साथ अपवर्ड फेसिंग फंक्शन और 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 2 पॉइंट मिल गए, अब तीसरा पॉइंट चाहिए तो उसको वापस नीचे आना पड़ेगा, कॉन्केव अप नहीं रहेगा। -1 से लेकर 1 वाले इंटरवल की बात हो रही है ये, माइंड यू। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट पॉसिबल नहीं है। 2 पॉइंट पॉसिबल है, 1 पॉइंट पॉसिबल है, 0 पॉइंट्स पॉसिबल है। तो फॉर एवरी फंक्शन वी हैव नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू 2, चलेगा, ओके। अच्छा, 0, 1, 2 यही पॉसिबिलिटीज है। उसने एक बार कह दिया 0, एक बार कह दिया 2, ये दोनों ओके हो जाएंगे ना। अगर बी ओके है तो ए और सी तो वैसे ही ओके है, ए और सी तो वैसे ही ओके है, राइट। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ इन एक्स सच दैट एक्स एफ इक्वल टू 1। 1 वाला उसने कहा अब मना किया है, 1 वाला देयर डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट की बात कर रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट एग्जिस्ट मान लिया आपकी बात कि एक्स एफ इक्वल टू 1 का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, राइट। तो ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से एनालाइज करना है, ढंग से एनालाइज करना है, एक एक ऑप्शन को महीनता से बारीकी से देखना है, और उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर ढंग से कर पाएंगे। क्वेश्चन के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एज सच नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिफाई कर पाना कि हाँ क्वेश्चन काफी सिंपल है और आसानी से हो जाएगा, यहां तक बच्चों को पहुंचने में कि इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ यहां दिक्कत होती है। और जैसा जेईई एडवांस वाले करते हैं कि भाई वो तो ना क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लिख रखा है, जिस तरह से प्रेजेंट कर रखा है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा क्या काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। दिस इज स्पेशल थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 और मोर देन 1 का सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता ही है, और उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है, आपको ढंग से एनालाइज करना है। दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 6 क्वेश्चन as you can see over here, right? That is all that we have in this particular question.